वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की मूवी का कोई ना कोई पार्ट तो हर उम्र के लोगों ने देखा होगा और 90s किड्स और उससे पहले के किड्स ने पूरी मूवी भी देखी होगी। पर ये ऐसी मूवी है जिसे किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लेकर आ गए हैं 90s की वन ऑफ द बेस्ट फील गुड मूवी, फ्री विली। अगर आपने देखी भी है तो इस तरह की मूवी को एक और बार देखना तो बनता है, और वो भी इस नए तरीके के एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। ये कहानी है एक छोटे लड़के की जो पेरेंट्स के प्यार के लिए तरस रहा है। दूसरी ओर एक एक्वेरियम में पल रहा है एक किलर व्हेल जिसे अपने परिवार से अलग कर दिया गया है। इन दोनों के बीच एक प्यारी सी फ्रेंडशिप खिलती है। इस लड़के को पता है कि बिना माँ बाप का बचपन कितना दर्दनाक होता है, क्योंकि वो खुद ये दर्द महसूस कर रहा है। इसलिए वो किसी भी तरह अपने इस दोस्त को उसकी फैमिली के साथ जोड़ना चाहता है। इसके लिए वो क्या क्या कोशिश करता है, किन इमोशन से वो और उसका दोस्त गुजरते हैं, और क्या आखिर में अपने से कई गुना बड़े इस किलर व्हेल को वो एक्वेरियम से बचाकर समुद्र में उसकी फैमिली के पास पहुंचा पाता है। यही इस कहानी में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। बाकी दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मूवी की शुरुआत एक समुद्र तट के पास दिखाते हैं, जहां एक किलर व्हेल का परिवार बहुत ही मजे से मस्ती कर रहा होता है। लगता है ये फैमिली अपने वेकेशन पर निकली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किलर व्हेल्स असल में डॉल्फिन्स होते हैं? अगर नहीं तो अब जान लीजिए कि व्हेल्स असल में डॉल्फिन फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन जिन्हें हम व्हेल कहते हैं वे साधारण डॉल्फिन से बहुत बड़े होते हैं। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब कैमरा दूसरी ओर घूमता है तो पता चलता है कि एक शिप में कुछ लोग किलर व्हेल्स को पकड़ने के लिए उस जगह पर नेट बिछा रहे हैं। सबसे छोटा किलर व्हेल नेट में फंस जाता है। वो बेचारा यहाँ वहाँ स्विम करता है और आवाज उठाता है, लेकिन वो पूरी तरह फंस चुका होता है। जाल के अंदर से वो अपनी फैमिली को पुकारता है, लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ मूवी का टाइटल फ्री विली डालकर होती है मूवी शुरू। अब उसी कोस्टल एरिया में एक लड़के को दिखाते हैं जो इस मूवी का हीरो है। नाम है जेस। वो भीड़ के बीच एक औरत से कहता है, मैडम मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे सिर्फ $2 देंगी तो मैं घर लौट पाऊंगा प्लीज। वो औरत भी तरस खाकर $2 दे देती है। थोड़ी दूर पर एक और लड़का यही काम कर रहा होता है। दरअसल उस एरिया में कई बच्चे हैं जो कोई ना कोई इमोशनल कहानी बताकर आते जाते लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं। यह है जैस का दोस्त परी। वो कहता है कि यार आज का कलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ऊपर से भूख बहुत लगी है। फिर वे पास के एक ओपन रेस्टोरेंट में जाकर टेबल पर रखा हुआ बचा खाना बैग्स में भर कर ले आते हैं। जो हाथ लगा उसे चुरा भी लेते हैं। सब कुछ लेकर वे एक ब्रिज के नीचे जाकर बिल्कुल मस्त सेटल हो जाते हैं। इन्हीं की तरह यहाँ पर कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है और इनका कोई घर बार भी नहीं है। वह दिन भर शहर में घूमते, चोरी करते और रात को यहाँ पर आ जाते हैं। हर एक की एक बैक स्टोरी है, वो यहाँ क्यों और कैसे आया। जैस बताता है कि 6 साल पहले मेरी माँ मुझे एक होमलेस लोगों के शेल्टर में फेंक कर चली गई। अचानक पुलिस सायरन सुनकर चारों भागते हैं। एक जगह जैस और पैरी बाकी बच्चों से अलग हो जाते हैं। फिर पुलिस से बचने के लिए वे एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, पर वे नहीं जानते कि उनका ऑटोमेटिक लॉक लग चुका है। इनकी आदत है कि ये जहाँ भी जाते हैं स्प्रे पेंट से अपना निशान लगा देते हैं। यहाँ पर भी पैरी स्प्रे पेंट से दीवारों को भरने लगता है, पर जैस के समझ में नहीं आता कि ये जगह कैसी है, क्या है। अचानक उसे कोई आवाज आती है। वो चौंक कर उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े ग्लास टैंक में एक जायंट व्हेल स्विम कर रहा है। जैस घबरा कर तुरंत वहाँ से भागता है। दरअसल ये वही बेबी किलर व्हेल है जो मूवी की शुरुआत में पकड़ा गया था। अब जैस का फ्रेंड तो किसी तरह बच निकलता है, लेकिन जब जैस बचने की कोशिश करता है तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। इस शहर में माइकल नाम का एक आदमी है जो होमलेस बच्चों के लिए एक शेल्टर चलाता है। वो जैस के बारे में अच्छी तरह जानता है और उसे सुधारने की कोशिश में पूरा लगा हुआ होता है। कहता है, बेटा तुम हमेशा शेल्टर से भाग क्यों जाते हो? मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, पर अपना हीरो जरा अकड़ू है। वो अकड़ कर बैठा होता है। तुम्हें कितने लोग अडॉप्ट करके लेके गए, पर तुम हो कि अगले ही दिन भागकर सड़क पे आ जाते हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या बेटा? जैस पूछता है कि क्या मेरी माँ का पता चला है? वैसे तो जैस अपनी माँ को कोसता रहता है, लेकिन वो अपनी माँ से प्यार भी बहुत करता है और उसे उम्मीद है कि एक दिन उसकी माँ उसे लेने के लिए जरूर आएगी।
इसीलिए वो किसी भी फैमिली के साथ एक दिन से ज्यादा टिकता नहीं। माइकल उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ 6 साल से तुम्हें लेने नहीं आई तो क्या अब आएंगी? तुम 12 साल के हो चुके हो, क्या उम्र भर सड़क छाप ही बने रहना है तुम्हें? किसी अच्छे परिवार में सेटल हो जाओ, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। अब जैस भी समझ जाता है कि अब माँ का इंतजार करना तो बेकार है, इसलिए वो भी मान जाता है। अगले दिन माइकल उसे एनी और ग्लेन नाम के कपल के पास लेके जाता है, जो कई बार जैस को अडॉप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हर बार जैस शेल्टर छोड़कर भाग जाता है। अब ये बहुत खुश होते हैं कि फाइनली ये आने को तैयार हो गया है। ग्लेन बड़े प्यार से जैस से हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन अपना हीरो अकड़कर खड़ा रहता है और बड़ी मुश्किल से हैंडशेक करता है। फिर एनी उसे अंदर लेके जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल खाना बनाया है। माइकल अब ग्लेन को बताता है कि जैस बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन जरा जिद्दी और अकड़ू है। वो छोटा सा कांड करके लॉकअप में था, अभी अभी छूटा है, लेकिन पुलिस ने उसको एक काम दिया है जो उसे रोज करना होगा। ग्लेन भी कह देता है कि ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अंदर जाकर जैस एनी की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। मुंह फुलाकर टेबल पर बैठकर खाना मुंह में दबाने लगता है। ग्लेन कहता है कि बेटा धीरे खाओ, गले में अटक जाएगा। 12 साल से मैं इसी तरह खा रहा हूँ, कभी अटका नहीं, और खाना खाते वक्त मेरी एक आदत है, मैं किसी से बात नहीं करता। इस तरह वो चिढ़कर जवाब देता है। एनी ग्लेन को देखती है कि प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो, बच्चा है, समझ जाएगा बाद में। फिर वे उसे उसका खूबसूरत कमरा दिखाते हैं और नए कपड़े, शूज वगैरह सब कुछ देते हैं। पर जैस को बचपन से अकेले ही रहने की आदत है, वो नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, इसलिए उसे इनकी हरकतें बड़ी अजीब लगती है। वो दोनों को फिर बाहर जाने को कहता है और अपना फेवरेट माउथ ऑर्गन बजाने लगता है। अगले दिन ग्लेन जैस को एक एक्वेरियम में लेके जाता है। दरअसल जैस को पुलिस ने पनिशमेंट के तौर पर इस एक्वेरियम को रोज क्लीन करने का काम दिया है। ग्लेन उसे साइकिल भी देता है और कहता है कि काम के बाद खुद ही घर आ जाना। जैस भी अकड़ कर अंदर जाता है। वहाँ रखे टॉय वेल को देख रहा होता है। इतने में रैंडोल्फ नाम का आदमी आता है और उसे 2 बकेट पानी देकर पूरे एक्वेरियम को साफ करने को कहता है। हाँ हाँ कर दूंगा, अब आप जाओ, ये कहकर जैस काम पे लग जाता है। ये वही एक्वेरियम है जहाँ जैस ने किलर वेल को देखा था। वो पूल के पास जाकर वेल को देखने लगता है। अब रैंडोल्फ उसको डांटता है कि तुम यहाँ काम करने आए हो या फिर मजे करने आए हो? ये किलर वेल है, समझे? किलर बहुत खतरनाक फिश है, इसका नाम विली है। पर जैस के अंदर डर नाम की चीज तो होती ही नहीं। अब शाम को उस एक्वेरियम में एक शो चल रहा होता है जिसमें सील करतब दिखा रहे होते हैं। उन्हें रिया नाम की एक औरत ने ट्रेन किया था, लेकिन बहुत कम लोग देखने आए होते हैं। यह इस एक्वेरियम का ओनर डायल, जो परेशान है क्योंकि उसका एक्वेरियम घाटे में चल रहा है। इतने में अनाउंसमेंट होती है, अब किलर वेल विली परफॉर्म देगा। ये सुनकर लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन विली किसी भी इंस्ट्रक्टर की बात नहीं मानता और सिर्फ एक डाइव करके चला जाता है। सभी बोर होकर उठकर चले जाते हैं। अब जैस रिया से पूछता है कि सब विली से इतना डरते क्यों है? रिया बताती है कि सब इसका साइज देखकर डर जाते हैं और क्योंकि इसका नाम किलर वेल है तो जाहिर है लोग इसका गलत मतलब निकाल कर दूर भाग जाते हैं। पर असल में ये एक छोटा बच्चा है जो अपने परिवार से अलग कर दिया गया है, इसलिए कभी कभी ये स्ट्रेस्ड होकर वायलेंट हो जाता है, इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। इस बात को सोचकर जैस परेशान हो जाता है कि ये वेल का बच्चा भी बिल्कुल मेरे ही तरह है, लेकिन इस बेचारे को उसकी माँ से अलग कर दिया गया है। लेकिन मेरी माँ तो खुद मुझे छोड़कर चली गई। तब उसके एडॉप्टेड पापा यानी ग्लेन आकर उसको खेलने के लिए बुलाता है। जैस कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, इसलिए मेरे बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। ग्लेन कहता है कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे रूल्स भी फॉलो करने होंगे। फिर जैस को मानना ही पड़ता है, लेकिन बदले में हफ्ते के वो $5 मांगता है। वो $5 दे देता है और कहता है कि तुम्हें ठीक टाइम पर खाना होगा, ठीक टाइम पर सोना होगा और 7 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं रहोगे। जैस $5 डील के लिए ओके कर देता है। अगले दिन काम करते हुए जैस अपना माउथ ऑर्गन बजाने लगता है। म्यूजिक को सुनकर विली उसके पास आता है और वो भी कोई आवाज निकालता है। फिर वहीं पर बहुत देर स्विम करने लगता है।
ये देखकर अब जैस को बड़ी खुशी होती है और उसे लगता है कि शायद विली उससे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। वो बाहर आकर पूल के पास माउथ ऑर्गन बजाने लगता है। विली भी बाहर आकर डांस जैसा कुछ करने लगता है। इतने में रिया वहाँ से गुजरती है तो विली जानबूझकर मस्ती करते हुए डाइव मारता है और वो भीग जाती है। जैस पूछता है, एक बात बताओ, इसे किलर वेल क्यों कहते हैं? रिया बताती है कि किलर वेल बहुत अच्छा शिकारी है और कहीं से भी अपने शिकार पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। अब जैस को जरा डर लगने लगता है। उस रात जैस को नींद नहीं आती क्योंकि उसका काम कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो एक्वेरियम में जाकर विली से मिल नहीं पाएगा। दरअसल वो विली से थोड़ा अटैच भी हो गया है और उसे लगता है कि विली भी उसके साथ अच्छे से कनेक्ट हो चुका है और वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहता। फिर वो छुपकर एक्वेरियम में चला जाता है। वहाँ पूल के पास बैठकर वो माउथ ऑर्गन बजाते हुए विली का इंतजार करता है, पर इतने में आवाज को सुनकर वो रैंडोल्फ आ जाता है। उसकी नजरों से फिर बचने के लिए जैस वहाँ से भाग पड़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो पूल में सीधे है। अब रैंडोल्फ पूल के पास आकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो वापस चला जाता है। अब जैस अकेला किलर वेल के पूल में है और वो डूब रहा होता है। तभी वहाँ पर विली की एंट्री होती है और वो उसको अपने मुंह में ले लेता है। लगता है वो जैस को काट खाएगा, लेकिन नहीं, वो जैस को उठाकर ऊपर लेके आ जाता है और बहुत धीरे से पूल के पास रख देता है। कुछ ही सेकंड्स में जैस सारा पानी उगल देता है। वो चौंक भी जाता है कि विली ने उसे खाया नहीं। वो पूछता है, क्या तुमने मुझे बचाया? विली भी सर हिलाकर पानी के अंदर चला जाता है और जब ये बात रैंडोल्फ को पता चलती है तो वो भी चौंक जाता है कि इतने वायलेंट फिश ने जैस को बचाया। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। फिर रैंडोल्फ जैस को उसके घर छोड़ने जाता है। ग्लेन उसे खूब डांटता भी है कि आधी रात को घर से क्यों निकले, ये बताओ। रैंडोल्फ बताता है कि इसका पनिशमेंट तो खत्म हो गया है, लेकिन अब समर हॉलिडेज भी आ रहे हैं, इसलिए अगर आप परमिशन दें तो हम इसे एक्वेरियम में पार्ट टाइम नौकरी देना चाहते हैं। अब ये सुनकर तो जैस के पर निकल आते हैं। वो विनती करता है कि प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए, मुझे एक्वेरियम बहुत ही पसंद है। एनी मान जाती है, लेकिन ग्लेन कहता है कि 7 बजे से पहले घर आना होगा, समझे बेटा? हाँ, आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है और यहाँ होता है सीन कट। अगले दिन जैस की साइकिल एकदम हवा में बातें कर रही होती है। इतना तेज चलाता है वो। विली से मिलने के लिए वो इतना उतावला हो रहा था, पर वहाँ जाकर वो देखता है कि विली रो रहा है और कुछ लोग एक नेट में उसको पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रिया और दूसरा स्टाफ उन लोगों को डांट रहे होते हैं कि हमें और थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन वो आदमी कहता है कि डायल ने इसको ले जाने को कहा है क्योंकि इसे पकड़ने के लिए बहुत पैसे खर्च हुए हैं, लेकिन शो के टाइम पर ये अच्छे से परफॉर्म भी नहीं करता और इससे डायल को बहुत नुकसान हो रहा है। अब जैस की कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे बचाओ इसे, लेकिन साफ पता चलता है कि ये लोग विली के साथ कुछ बुरा करने जा रहे हैं। वो नेट की रस्सी को खोल देता है और विली को देखकर आंख मारता है। वो तुरंत इशारा करके टैंक के अंदर चला जाता है। अब वे परेशान हो जाते हैं कि टैंक के अंदर से इसको निकाले कैसे, लेकिन रैंडोल्फ ने जैस को रस्सी खोलते हुए देख लिया था। पर वो बिना हिले डुले कहता है, देख बेटा, मैंने देख तो लिया, पर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब चुपचाप कट लो यहाँ से। अब एक्वेरियम का इंचार्ज डायल को बताता है कि विली इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये टैंक उसके लिए बहुत ही छोटा है। वो बेचारा समुद्र में रहता था और उसे इस छोटे टैंक में बंद रखेंगे तो वो खुश नहीं रहेगा और न ही अच्छे से परफॉर्म करेगा। डायल कहता है, मैं इसके इंश्योरेंस पे लाखों खर्च कर रहा हूँ, लेकिन इसने मुझे एक भी पैसा कमा कर नहीं दिया। तुम कुछ भी करके इससे इस बार शानदार परफॉर्मेंस करवा दो, फिर मैं टैंक को जरूर बड़ा करूँगा। वहाँ जैस समुद्र तट पर कुछ फ्लैश मछलियाँ खरीदता है। तभी उसका पुराना दोस्त पैरी उससे मिलता है और बताता है कि मैंने एक नया गैंग ज्वाइन कर लिया है, अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। वो जैस को भी बुलाता है, पर वो बिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता और मना कर देता है। जब एक अच्छी फ्रेंडशिप मिलती है ना, तो बुरी फ्रेंडशिप अपने आप ही दूर हो जाती है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा। जैस सीधे एक्वेरियम में जाकर विली से कहता है, ले बेटा, मैं तेरे लिए लंच लेकर आया हूँ। ये कहकर वो एक फिश फेंकता है और विली उसे पकड़ लेता है, लेकिन खाने के बजाय उसे एकदम सेफली लाकर जैस को दे देता है। अरे मेरे दोस्त, ये तेरे लिए खाने के लिए तो लेके आया था, तुझे फिश अच्छा नहीं लगा क्या? खा ले। पर वो सर हिलाता है कि नहीं खाऊंगा
अब जैस परेशान हो जाता है कि ये क्या बात हुई, किलर व्हेल और फिश नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, मैं अपने हाथ से खिलाऊं क्या। इस पर वो हाँ करके सर हिलाता है। और दोस्तों ये सीन बड़ा ही क्यूट लगता है सच में। जैस कहता है कि वो तो मैं खिला दूंगा लेकिन मेरा हाथ मत काट देना भाई। इस तरह डर कर वो पास जाकर उसके मुंह में फिश फेंकता है। अब वो मजे से खा लेता है। इस तरह 3-4 फिश खिलाने के बाद जैस धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और आखिर उसे टच करके देखता है। अब उनके बीच की बॉन्डिंग और भी क्लोज हो जाती है और जैस को अजीब सी खुशी, एक अलग ही आनंद मिलता है। फिर वो जाने लगता है तो विली उसके पीछे पीछे स्विम करके आता है। भाई मुझे फॉलो मत कर, लेकिन वो मस्ती में उसे फिर फॉलो करता है। जैस को उसकी हरकतें बहुत ही अच्छी लगती है। जैस जो भी करता विली भी वही करने लगता। इन्हें देखकर लगता है जैसे दो छोटे बच्चे एक दूसरे की प्रेजेंस को खूब एंजॉय करके खेल रहे हो। और दोस्तों इस दृश्य को रिया और रैंडोल्फ देखकर हैरान रह जाते हैं। रिया जैस से पूछती है ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, वैसे तो ये बहुत ही वायलेंट है लेकिन तुम्हारे साथ तो ये बिल्कुल भेगी बिल्ली बन जाता है। हाँ जैस शर्मा जाता है कि हम दोनों की दोस्ती हो गई। तब रिया बताती है कि डायल एकदम बिजनेस माइंडेड आदमी है, अगर विली ने शो में ठीक परफॉर्म नहीं किया तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम उससे शो करवा पाओगे क्योंकि तुम दोनों के बीच अब अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से इसलिए कनेक्ट हो पा रहा है क्योंकि तुम दोनों एक ही उम्र के हो और विली अपनी माँ से अलग होकर बहुत ही अलग हो गया था, पर तुम्हारे आने के बाद उसका अकेलापन पूरा दूर हो गया। इसलिए तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उसे ट्रेन करोगे तो हम इस एक्वेरियम को ही नहीं विली को भी बचा सकते हैं। इस पर जैस मान जाता है और अगले दिन से रिया विली को ट्रेन करने का तरीका जैस को सिखाती रहती है। विली भी जल्द ही सीख जाता है। अब रैंडोल्फ जैस को एक बुक की कहानी पढ़कर सुनाता है जिसमें जैस की उम्र का एक मछुआरा अपने साथियों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाता है, लेकिन वो एक जगह अपने साथियों से अलग हो जाता है और समुद्र के बीच एक गुफा में फंस जाता है। तभी उसको एक बड़ी लकड़ी मिलती है जिससे वो बोट बनाने की कोशिश करता है, पर वो बोट डूब जाती है। तब वो लड़का भगवान से प्रार्थना करता है कि वो लकड़ी ऊपर आ जाए, पर तब लकड़ी नहीं आती बल्कि एक किलर व्हेल ऊपर आता है और उस लड़के को बचाकर समुद्र के तट पर लाकर छोड़ देता है। ये सुनकर जैस हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा ही कुछ उसके और विली के बीच हुआ था। और अब अगले दिन से विली की जोरदार ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैस उसे ट्रेन करने के लिए नए नए तरीके निकालता है। वो नोटिस करता है कि हर शाम विली पूल के एक कोने में जाकर आसमान की ओर देखकर कोई आवाज निकालता है जैसे कि वो कुछ गा रहा हो। जैस विली के साथ ऐसे अजीब अजीब करतब करता है जो आज तक किसी ट्रेनर ने नहीं किए थे। वो विली की पीठ पर ऐसे सवार हो जाता है मानो वो फिश नहीं घोड़ा हो। इनकी दोस्ती दिन भर दिन बढ़ती जाती है, बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इस वजह से अब जैस घर पर भी अकड़ कर बात नहीं करता, अपने पेरेंट्स का कहा मानता है। लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। एक दिन एनी के कहने पर जैस ग्लैन को खाना देने जाता है। वहाँ वो ग्लैन और एनी के साथ अपनी फोटो देखकर बड़ा खुश होता है। वो ग्लैन की माँ की फोटो देखकर पूछता है आपकी माँ कहाँ है। ग्लैन कहता है कि वो 2 साल पहले गुजर गई। जैस भी कहता है कि सॉरी, पर मेरी माँ मुझे लेने एक दिन जरूर आएगी। ये सुनकर ग्लैन को बुरा भी लगता है और वो कह देता है कि जो औरत 6 साल से तुम्हारा मुंह तक नहीं देखने आई वो आगे भी नहीं आएगी। मेरी पत्नी जो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा ख्याल रखती है, वही तुम्हारी माँ है, समझे। ग्लैन बेचारा जैस को अपना बेटा मानता है और बड़े प्यार से उसको पाल रहा होता है। वो बदले में उसका प्यार भी चाहता है, पर जैस उसे समझता ही नहीं और इसलिए ग्लैन गुस्सा भी हो जाता है। जैस फिर उसका दिल दुखाता है कि मैं आप लोगों के घर में रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे पेरेंट्स हैं। मेरी माँ आएगी और मुझे अपने साथ लेके जाएगी। इस तरह चिल्लाकर जैस चला जाता है। बहुत देर बाद ग्लैन घर आता है तो एनी बैठी होती है क्योंकि जैस अब तक घर नहीं लौटा। तेज बारिश हो रही होती है। अब इस बात पर इनके बीच बहस भी होने लगती है। तभी जैस आता है। ग्लैन भी कह देता है कि बिना बताए कहाँ चले गए थे। जैस चिल्लाता है कि आप लोग मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अब जैस की इस हरकत पर ग्लैन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एनी जैस को सपोर्ट करती है। इस बात पर पति पत्नी के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। जैस बहुत ही परेशान और कंफ्यूज्ड होता है और तभी वो ग्लैन का दिया हुआ एक गिफ्ट खोलता है जो उसने पहले दिन जैस को दिया था।
उसमें एक बेसबॉल होती है और जैस के लिए एक मैसेज भी। दरअसल इन दोनों ने जैस को अपना बेटा मान लिया था, पर जैस इतने दिन उन दोनों का दिल दुखाता रहा। जैस इनके प्यार को रियलाइज ही नहीं कर पाया, लेकिन अब वो रियलाइज कर पाता है। उसे खुद पर गुस्सा आता है और डिप्रेस होकर वो उस बॉल से कमरे का शीशा तोड़ देता है। दोनों घबरा कर वहाँ आते हैं तो जैस रोते हुए कहता है, मेरी वजह से आप लोग मत लड़िए, मुझे डर लगता है। ग्लेन समझाता है कि बड़े लोग अक्सर बहस करते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम हमेशा मेरे बेटे ही रहोगे। इस तरह ये तीनों भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन जैस बिली को बताता है, पता है मुझे बहुत ही अच्छे पेरेंट्स मिले हैं जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि मैं क्या बताऊं। तभी पैरी आता है और जैस को अपने साथ कैलिफोर्निया बुलाता है, जहां वो चोरी करके डॉन बनने जा रहा है। जैस तो साफ साफ कह देता है कि मुझे एक अच्छी फैमिली मिली है और उन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। पैरी चौंक जाता है कि तू कब से इतना सेंटिमेंटल हो गया भाई, खैर कभी कैलिफोर्निया आएगा तो मुझसे जरूर मिलना, ओके। ये कहकर वो चला जाता है। अब जैस बिली को बताता है कि मैं तो शायद अपनी माँ से कभी मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे तेरी फैमिली के पास जरूर लेकर जाऊंगा। फिर वो दिन भी आ जाता है जब विली को ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा होता है और एक छोटा लड़का उसे परफॉर्म करवाएगा। ये बात सुनकर बहुत सारे लोग शो देखने आए जाते हैं। डायल भी बड़ा खुश होता है। अगर ये शो अच्छा गया तो उसका एक क्रम फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा। बच्चे ट्रांसपेरेंट टाइम को पीट पीट कर विली को बुला रहे होते हैं। विली को इतनी भीड़ की आदत नहीं होती और वो घबरा ही जाता है। वो जैस को बताने की कोशिश करता है कि मुझे अजीब लग रहा है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन जैस उसे समझाने की कोशिश करता है कि लोग देख रहे हैं, प्लीज मेरा इशारा समझकर कुछ परफॉर्म करो, पर वो ना करके सर हिलाता है। अब ऑडियंस जानबूझकर क्लैप करके जैस की इंसल्ट करने लगती है। जैस भी परेशान होकर उसे परफॉर्म करने को कहते हैं, लेकिन वो सर हिलाकर टैंक के अंदर कूद जाता है, पर वहाँ बच्चे पीटना बंद नहीं करते। विली बेचारा बहुत ही इरिटेट होकर ग्लास की दीवार पर जोर से अपना सर पटकता है। सभी घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं। उस जगह पर हलचल मच जाती है। इतना ही नहीं, विली के तैरने से टैंक जरा लीक भी होने लगता है। बस शो फ्लॉप हो गया। जैस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो विली पर गुस्सा नहीं होना चाहता और माइकल से कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। माइकल को भी गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है कि ये दोनों तुम पर जान छिड़कते हैं, इनका दिल क्यों दुखाते हो, जो मिला है उससे खुश रहने की कोशिश क्यों नहीं करते। एनी भी उसको बहुत समझाती है, लेकिन जैस को शांति नहीं मिलती। वो पैरी का दिया हुआ कार्ड देखता है और फैसला करता है कि उसे पैरी के साथ कैलिफोर्निया चले जाना चाहिए। पर जाने से पहले वो विली को डांटने के लिए एक्वेरियम जाता है। डांट फटकार कर वो जाने ही लगता है तो विली ऊपर देखकर कोई आवाज निकालता है। जैस भी जानना चाहता है कि ये रोज ऐसा क्यों करता है। फिर वो पास के एक टावर पर चढ़कर देखता है तो पता चलता है कि समुद्र में कुछ और किलर व्हेल्स इसी तरह ऊपर उठकर आवाज कर रहे हैं। ये विली की फैमिली है। वो आवाज देकर अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। शायद वे रो रहे हैं और बिछड़ने का दुख शेयर कर रहे हैं। जैस भी रियलाइज करता है कि विली अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए इतना तरस रहा है। तभी जैस को एक अजीब आवाज आती है। वो देखता है कि डायल के आदमी विली को खत्म करने के लिए जानबूझकर टैंक में छेद कर रहे होते हैं। जैस घबराकर रैंडोल्फ को वहाँ पर लेके आता है। रैंडोल्फ बताता है कि डायल ने विली पर $2 मिलियन का इंश्योरेंस लिया है, पर वो कुछ कमा ही नहीं पा रहा, इसलिए इसे जान से मारकर इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहता है। अब जैस, रैंडोल्फ और रिया तीनों मिलकर विली को समुद्र में छोड़ने का फैसला करते हैं। जैस विली को बुलाता है पर वो आता नहीं। फिर जैस पानी में कूद पड़ता है तो विली उसे उठाकर पूल के किनारे लेके आता है। किसी तरह भी विली को एक बहुत बड़े स्ट्रेचर पर उठा लेते हैं। फिर जैस के पापा का ट्रक चुराते हैं, उसमें विली की ट्रॉली को अटैच करके लेके जाते हैं। यहाँ ग्लेन पुलिस को कॉल करने जाता है कि मेरा ट्रक चोरी हो गया, पर एनी कहती है जैस अपने कमरे में नहीं है, मतलब वही ट्रक ले गया होगा, इसलिए पुलिस को कॉल मत करो। फिर ग्लेन अपने ट्रक में रखे वॉकी टॉकी को कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई नहीं उठाता। ये लोग जंगल के रास्ते से विली को ले जा रहे होते हैं। वेल्स सिर्फ 1 घंटा पानी से बाहर जिंदा रह पाते हैं, लेकिन अगर उनकी बॉडी को ठंडा रखा जाए
तो वो 1-2 घंटे और सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए वे विली पर पानी डाल रहे होते हैं ताकि वो जिंदा रहे। इतने में डायल उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में एक पेड़ पड़ा होता है और इन्हें रिवर्स लेना पड़ता है। तभी विली की वेट की वजह से गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। अब सभी मायूस हो जाते हैं कि विली मरने जा रहा है, लेकिन जैस अपने दोस्त को मरने कैसे देता। वो ट्रक के वॉकी टॉकी से ग्लेन को कॉल करके मदद मांगता है। ग्लेन और एनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैस बहुत विनती करता है कि सिर्फ एक बार मेरी मदद कीजिए और आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगा। ग्लेन कहता है कि बेटा, हमें तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं करोगे तब भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन इस वक्त तुम अपने दोस्त को समुद्र में पहुंचाना चाहते हो, राइट? तो इसमें इतना रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना बेटा। ये कहकर ग्लेन किसी तरह ट्रक को गड्ढे से निकालता है, क्योंकि उसे ट्रक चलाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर वे ठीक रास्ते पे आ जाते हैं। इसी बीच विली बहुत ड्राई हो जाता है और समुद्र तट जाने के लिए अब आधा घंटा तो लगेगा ही। तभी जैस को एक आइडिया आता है और वे कार वॉश वाली जगह पर जाकर विली पर भरपूर पानी डाल देते हैं, जिससे वो थोड़ा कूल हो जाता है। फिर वे निकल पड़ते हैं और कोस्टल एरिया के पास पहुंच जाते हैं, पर वहाँ डायल और उसके आदमी उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन ग्लेन तो गेट तोड़कर समुद्र के पास चला जाता है और कोई रास्ता न पाकर ग्लेन ट्रक को पानी में लेके चला जाता है। विली भी पानी में गिर जाता है, लेकिन वो स्विम नहीं करता और उसका शरीर जरा भी नहीं हिलता। जैस तो रोने लगता है कि प्लीज विली स्विम कर ले, अपनी फैमिली के पास चला जा। पर इतने में डायल के आदमी जैस को पकड़कर खींचने लगते हैं। तभी ग्लेन उस आदमी को एक तगड़ा पंच मारता है कि मेरे बेटे को हाथ लगाया। जैस भी इस बात को नोटिस करके बड़ा खुश होता है। वो फिर से विली को हिलाता है, प्लीज स्विम कर ले यार। लेकिन अब डायल का गैंग विली को पकड़कर खींचने की कोशिश करता है और तब वो हिलने लगता है। जैस का चेहरा खिल जाता है। चल बेटा, पानी के अंदर जा। वो पानी के अंदर जाकर स्विम करके दूर चला जाता है। जैस की टीम खुशी से नाच रही होती है, पर डायल के शिप्स वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं और उन लोगों ने पानी के अंदर नेट बिछा के रखा होता है। वो फिर से रोने की आवाज निकालने लगता है। डायल मजे लेता है कि आप कैसे बचाओगे अपने दोस्त को। और तभी जैस देखता है कि शिप के दोनों तरफ पत्थरों से भरी ऊंची चट्टान है। वो उस चट्टान की ओर भागने लगता है। किसी की कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करने जा रहा है। वहाँ जाकर वो आखिरी बार जोर से विली पुकारता है। विली भी उसके पास आता है। जैस कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। दरअसल मैं और तुम एक जैसे हैं। मेरी माँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स मिल गए हैं। अब मैं किसी भी कीमत पर उनसे अलग नहीं होऊंगा। तुम्हारी फैमिली इस चट्टान के दूसरी तरफ है। ये आखिरी मौका है दोस्त, तुम चाहो तो अब भी उनके पास जा सकते हो। पानी के अंदर जाओ और पूरा जोर लगाकर वो करो जिससे तुम अपनी फैमिली के पास पहुंच पाओ। तुम फोर्स के साथ अंदर जाओ और उसी फोर्स के साथ मुझे और इस चट्टान को पार करो। विली भी सर हिलाकर पानी के अंदर चला जाता है। यहाँ जैस की टीम और डायल भी हैरान होते हैं कि ये विली के साथ क्या खेल खेल रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है। पर यह गैस कर लेती है और रैंडल्फ को बताती है, मैं जानती हूँ वो क्या कर रहा है। पर विली का वेट इतना ज्यादा है कि वो चट्टानों को पार नहीं कर पाएगा। अगर वो चट्टान पर गिर गया तो बहुत चोट आएगी और वो मर भी सकता है। लेकिन रैंडोल्फ कहता है कि उस कहानी में वेल ने लड़के को बचाया था, पर इस कहानी में लड़का वेल को बचाने जा रहा है। ये कहकर वो वही मंत्र बार बार कहता है जो उसने उस बुक में पढ़ा था। वह जैस भी वही मंत्र बार बार कह रहा होता है। सभी अपने अपने विश्वास की बात करते हैं, है ना दोस्तों। अब विली गहराई में जाकर फोर्स के साथ ऊपर आता है। वो उस चट्टान को और उस पर खड़े जैस को पार कर देता है और ये दृश्य सच में सभी को दंग कर देता है। वैसे इतना ऊंचा जंप नहीं कर सकते, लेकिन जब मन में कुछ ठान लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता। डायल को दिन में तारे नजर आते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाता। विली को आजाद स्विम करता हुआ देखकर जैस बहुत ज्यादा खुश होता है, पर दुख भी होता है कि वो विली से अब कभी नहीं मिल पाएगा। पहली बार जैस एनी और ग्लेन को
मम्मी पापा कहकर पुकारता है। वहाँ बिल्ली अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है और वे खुशी से समुद्र के बीच चले जाते हैं। यहाँ जैस को भी अपनी फैमिली मिल चुकी है। और दोस्तों, आपको मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे दोस्त एक और खासियत है माइकल जैक्सन का गाना और शानदार म्यूजिक, उसके बारे में कुछ शेयर करना हो तो कमेंट्स हैं आपके लिए। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लगाया और वो समझ गया कि उससे करना था, शोल्डर तुरंत निकल लिया और मौसम बदल जो उसके हाथ में था, ऐसा